थैंक यू। तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार बनी। 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल आपका हो चुका है सर। कैसा रहा सफर 100 दिन का? क्योंकि तमाम उम्मीदें जनता की, जो पहला टर्म था आपका उसमें समय कम मिला, लेकिन अब जो 100 दिन पूरे किए गए हैं, किस तरीके से नायब सरकार आगे बढ़ रही है? विपिन जी, देखिए, सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है जी। हमने ये कहा भी था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब बीमा सखी कार्यक्रम में हरियाणा में आए थे जी, उन्होंने तब भी इस बात का जिक्र किया था कि ये सरकार 3 गुना गति से काम करेगी जी, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं। जी, हमने अपने संकल्प पत्र में 240 संकल्प लिए हैं जी, और 240 संकल्प के अंदर हमने 18 संकल्पों को पूरा किया है। जी, 6 संकल्प हमारे पाइपलाइन में हैं, जी, जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। जी, 50 संकल्प ऐसे हैं इस बीच में जो हमारी इकोनॉमिक और प्रशासनिक जी, मंजूरी के लिए वो लाइन में हैं। जी, जल्दी ही, क्योंकि हम अपने संकल्प पत्र के ऊपर भी एक गति से काम कर रहे हैं। जी, और विपिन जी, मैंने कहा था कि हमारी ये तीसरे टर्म की नॉन स्टॉप सरकार जी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर के बनाई है। जी, मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है, जी, उनके ऊपर मोहर लगाई है। जी, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ये सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाए। जी, और मैंने जिसका जिक्र भी किया है कि हमने लगभग इतने कामों को 240 में से गति से हम कर रहे हैं। 100 दिन का कार्यकाल हमने पूरा किया है जी, और ऐसे प्रमुख समस्याओं का समाधान अपने संकल्प पत्र के अंदर जो लिया था, जी, उन समस्याओं से हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक राहत मिली है। जी, एक ऐसा वर्ग जो लगातार उससे पीड़ित था, उनको राहत मिली है जी, और हमने देने का काम किया है। परंतु मैं ये भी देखता हूं, देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है और विपक्ष की जिम्मेवारी भी है क्रिटिसाइज करना, करे, जी, परंतु प्रशंसा भी करे। जी, अच्छे काम हुए हैं उनकी प्रशंसा करें, अपने कार्यकाल से वो तुलना करें, फिर अगर अच्छे काम उनको लग रहे हैं तो प्रशंसा करनी चाहिए। जी, क्योंकि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग कामों की प्रशंसा कर रहे हैं और विपक्ष जब उसका क्रिटिसाइज करता है तो लोग समझते हैं, जी, लोग तो समझते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जी, इसको काम नहीं दिखाई दे रहा। जी, अगर सड़क के ऊपर से गुजर करके वो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में चला जाता है, जी, तो कहीं ना कहीं विकास तो दिखना चाहिए। भाई सड़क तो अच्छी बनी है, प्रशंसा होनी चाहिए उसकी। जी, परंतु उसी सड़क के ऊपर चल रहे हैं, अच्छी भी है, खड्डा भी नहीं लग रहा, फिर भी विरोध कर रहे हैं, जी, तो लोग तो देख रहे हैं भाई ये मामला तो गड़बड़ है नाला। विपक्ष की जो भूमिका है जी, वो भी चिंताजनक है, वो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। विपिन जी, जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बातें, हमारे कुछ लोग यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने कई प्रकार की बातें कही हैं, जी, मैं सुन रहा था, मेरे कानों में वो बातें आई भी हैं। परंतु दूसरे के ऊपर आरोप लगाना सरल है। जी, जब अपनी सरकार के अंदर वो लोग बैठे हुए थे जी, तो उस टाइम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। आरोप तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता हूं, जी, परंतु हम तथ्य से आरोप लगाते हैं। हमारे कार्य में ये फर्क है कि अगर हम किसी के बारे में बोलते हैं, जी, हमारे पास तथ्य होते हैं, हम तथ्य के आधार के ऊपर बोलते हैं, परंतु वो तो तथ्य भी नहीं देखते, जी, वो तो बोलेंगे झूठ और चले जाएंगे और इस प्रकार का झूठ बोल देंगे। अभी विपिन जी, दिल्ली में चुनाव थे, मैं हैरान था इस बात से जी, कि एक जिम्मेवार व्यक्ति इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, उसको शर्म नहीं आती बोलते हुए। जी, भी मैं क्या बोलने लग रहा हूं, सोचना चाहिए बोलने से पहले। जी, इतना बड़ा झूठ बोल दिया। और कोई बड़ा अगर नेता इस प्रकार की बात करता है,
पब्लिक कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है जी और पब्लिक विश्वास करती है। जी इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि पानी में जहर मिला दिया, जी और ये तो मैंने देख लिया, नहीं तो मास सोनोजाइड हो जाता। अरे ये क्या मतलब है? कोई मतलब है इसका? क्या लोगों को आप क्या समझ रहे हैं? लोग पानी पीना छोड़ देंगे? अगर इतना बड़ा एक व्यक्ति ये बात बोलता है कि लाखों की संख्या में लोग मारे जाते, जी लोग पानी पीना बंद कर देंगे? पानी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जी इस प्रकार का झूठ, अपनी कमी को छिपाने के लिए आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बातें करना मैं आपको विपिन जी बताना चाहता हूं, क्योंकि जी मैं ये भी सुन रहा था कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, जी इस प्रकार की बातें बोली गई। देखिए, बोलना एक अच्छी बात है, परंतु सुनना भी तो अच्छी बात है। जी हमने आपकी बात को सुना है, आपने कहा कि 100 दिन में कुछ नहीं हुआ। 100 दिन में क्या क्या हुआ तो हमारी तरफ से भी सुन लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो काम बताऊंगा कि मैंने ये काम किए हैं। जी एक नेता है कि 500 रुपए का कहा, गैस का सिलेंडर की बात कही और गैस का सिलेंडर नहीं दे रहा। जी मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मेरी 100 दिन की सरकार ने हरियाणा के अंदर, जी हमने जो बात अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखी थी कि 8 तारीख के बाद बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, जी उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। जी हम वेरीफाई कर रहे हैं, 13 लाख बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो कम से कम ऑनलाइन डाटा है आजकल, तो जी ऑनलाइन डाटा देख करके वो बात कर सकते हैं। और मैंने अधिकारियों की अभी रिव्यू बैठक ली थी, मैंने कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि मैंने ये बोला है कि आप गैस का सिलेंडर लेंगे, आपके 500 रुपए कटेंगे, ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। जी उनके खाते को आप वेरीफाई कराइए, और वेरीफाई करा करके किसी के नाम में गलती है, बैंक में कोई दिक्कत है, आप जा करके कराइए। हम लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारी को लेकर भी कहा गया, रोजगार को लेकर भी कहा गया। अभी विपक्ष के कई नेता यहाँ पर मौजूद थे, आपने पहली कलम के साथ रोजगार देने की बात कही थी। विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार दिया ही नहीं गया। विपिन जी, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी विपक्ष के इस प्रकार के झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप, जो मन में आ जाए वो बोल देना, जी ये विपक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और यही कारण है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी तीसरे टर्म में भी 0 पे चली गई। जी। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा। जी खाता नहीं खोल पाए, 3 टर्म के अंदर लगातार 0 पे आउट हो रहे हैं। जी हरियाणा के अंदर भी यही स्थिति बनने वाली है जी 2029। ये 5, 8, 48 का गणित सर क्या है? क्या एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं आप, ज्योतिष में मानते हैं? क्योंकि हरियाणा की भी 5 तारीख को वोटिंग हुई, 8 को नतीजे आए, 48 का आंकड़े के साथ आप बहुमत में गए। दिल्ली में 5 को वोटिंग हुई, 8 को नतीजे आए, 48 पे आप गए सर। देखिए विपिन जी, ये संयोग है। जी दिल्ली हमारा परिवार है, जी दिल्ली के लोग हमारा आना जाना है, जी हमारे शादी में, दुख में, सुख में शरीक करते हैं। जी मैं दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसी बात के ऊपर मुहर लगाई जो हरियाणा के लोगों ने लगाई है। जी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उनका। और एक ऐसी सरकार को विदा किया है जो सरकार झूठ के बल के ऊपर चल रही थी, जी जो सरकार गरीबों को सजबाग दिखाती थी, जी करते कुछ नहीं थे। जी क्योंकि सुविधा गरीब को देने की बात करते थे, अपने घर में खड़ी कर लेते थे। जी इस प्रकार का तंत्र था। लोगों ने समझा, परखा, जांचा, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, जी और उसको बाहर करने का काम वहां के लोगों ने किया है। और जिन सुविधाओं से वो वंचित रहे लंबे समय से, 10 वर्षों से। जी मैं तो दिल्ली में गया, जब मैं दिल्ली के अंदर था तो मैं लोगों से पूछ रहा था, मैंने कहा कि आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ मिलता है? एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा होगा नहीं हमें तो नहीं मिलता। जी
मैं कहा आपकी बाउंड्री के साथ हमारी बाउंड्री लग रही है, हमारे हरियाणा में मिलता है? कहाँ मिलता है जी। मैं कहा फिर यहाँ क्यों नहीं मिलता? मोदी जी ने योजना चलाई, और योजना ये चलाई विपिन जी कि गरीब परिवार को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, जी। बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। जी। आज उसको अगर बीमारी आती है तो उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है, और उसका लाभ हरियाणा के अंदर मिल रहा है। उन लोगों को इस बात का मालूम था, दिल्ली के लोग उससे वंचित थे। हमने ये कहा कि 8 तारीख के बाद दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, हम तो यहां 5 लाख दे रहे हैं, परंतु दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का लाभ देंगे, ये हमने कहा, और उसको अब मिलना शुरू हो जाएगा। सर कहते हैं उन योजनाओं से जुड़ जाएंगे वो लोग भी। वो कहते हैं कि हरियाणा वालों से भिड़ना चाहिए तो सोच समझ कर भिड़ना चाहिए, लेकिन यहां तो सीधे सीधे ये कहा दिया गया कि आपने खुद इस बात का जिक्र करा कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया। आपने कहा यमुना हमारी माँ है, पूजा करते हैं हम। आप गए वहां पर, पानी पिया, और पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव, हरियाणा वर्सेस दिल्ली, मतलब पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा का पूरा इलेक्शन चेंज हो गया। आप लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करते रहे वहां पर सर। अब विपिन जी देखिए, क्योंकि वो झूठ की दुकान चल रही थी जी। और इस प्रकार का सार्फ झूठ बोलने का अगर कोई काम कर सकता है तो केजरीवाल कर सकता है। जी। और उस व्यक्ति ने, मैंने कहा कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया। जी। लोग पानी पीना बंद कर दें, मुझे यमुना के पास जाना पड़ा। उस यमुना को हम माता का रूप मानते हैं, जी। जो हमें जल देती है, हमें जीवन देती है। मैंने वहां जाकर के प्रणाम किया, जी। उसके बाद आचमन किया। जी। वो उसको भी किस प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि उसने तो यमुना में ही पानी को गिरा दिया, और किस प्रकार का उसका लाभ लेने की कोशिश उसने की केजरीवाल ने। परंतु लोगों ने देखा, मैं तो धन्यवाद करूंगा आप सबका, हमारे चैनल के सब भाई वहां पर थे, मौजूद थे जब मैं वहां पर गया जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी देता है। और मैंने वहां जाकर के पानी का आचमन किया, पहले पूजा की फिर आचमन किया। जी। और उसके बाद मैं फिर जब वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना पे जाकर के बैठा, जी। कि मैंने ये 4 बोतलें पानी की, एक तो माननीय अमित शाह जी के पास भेजने का काम किया है। जी। ये गंदा पानी दिल्ली के लोग, हरियाणा दे रहा है जहरीला पानी। जी। और एक मुख्यमंत्री हरियाणा को बोतल भेजूंगा। और उसने कहा कि एक बोतल में वहां के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचदेवा है दिल्ली के, उनको भी दिखाऊंगा। जी। और एक बोतल वो कहने लगा कि चुनाव आयोग को भेजूंगा। भाई 10 सालों से वहां के हमारे अध्यक्ष जो विजेंद्र सचदेवा जी हैं, जी। वो तो भुगत रहे हैं, 10 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। उसको क्या भेजेगा तू? उसको भेजेगा कैसे? जी। तो मुझे वहां से 2 बोतलें में, जहां से हम पानी देते हैं, मैंने लोगों को भी दिखाया, वहां से एक बोतल में पानी लेकर के आया मैं। और फिर मैं जहां उस स्थान के ऊपर केजरीवाल ने खड़ा होकर के कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, जी। उस स्थान से पानी लिया दूसरी बोतल में। जी। वो दोनों बोतलें दिखाई, मैं कहा ये देखिए आप अंतर इसके अंदर, जी। गंदा कौन दे रहा है? मैं कहा ये केजरीवाल का पानी है, ये हरियाणा का पानी है। जी। हरियाणा का पानी स्वच्छ, केजरीवाल का गंदा। जी। गंदा कौन दे रहा है? केजरीवाल दे रहा है। जी। और मैंने कहा कि वो अगर इसके ऊपर अगर दोबारा बोल गया जी। तो मैं उसको पकड़ करके पल्ला ले जाऊंगा, जहां से हम पानी दे रहे हैं, जी। उसके सामने जाकर के पीऊंगा। परंतु उसको यहां पर जहां उसने खड़ा होकर के बोला था जी। कि मैं यमुना को साफ करूंगा, यहां उसको पानी पीना पड़ेगा। जी। तो उसके बाद उसने कोई ट्वीट भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, वो शांत हो गया। इस प्रकार का झूठ का नकाब उसका उतर गया। लोगों ने समझा कि ये झूठ बोलता है, जी। और झूठ बोल करके ये अपने लाभ के लिए काम करता है, इसको दिल्ली प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उसका वो नकाब उतरा है और लोगों ने उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हमारा जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, बहुत प्रसिद्ध हुई सर।
बटी भी बहुत बहुमत हासिल करने के बाद। आप एक वाकया जिक्र करते हैं कि मैं उस आदमी को सम्मानित करूंगा जिसने डिब्बा राहुल गांधी जी की गाड़ी में रखा था। जलेबी तो आप, क्या वो आदमी मिला, पहला सवाल ये, और क्या आप यमुना की एक बोतल केजरीवाल जी के लिए भी जाएगी? स्वच्छ करके भेजेंगे हम जी, बिल्कुल स्वच्छ करके केजरीवाल के यहाँ भेजेंगे। ये नरेंद्र मोदी है जी, मैंने कहा है, नरेंद्र मोदी की गारंटी अगर कोई विश्वास करता है, ये भारत के लोग अगर किसी गारंटी पे विश्वास कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जी, अब किसी की और गारंटियों पे विश्वास नहीं रहा। जी, अब देखना जब वो दिल्ली के अंदर अब सारी सुविधाएं चलेंगी, जी, केजरीवाल अपने मुंह से बोलता फिरेगा जी, कि मोदी ने अच्छा काम किया। अब देखना थोड़े दिन के बाद जी, वो अपने आप बोलेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है, काम करने की गारंटी है। जी, रिवर फ्रंट कॉरिडोर बनाने की बात मोदी जी ने कही है कि जिस प्रकार से लोग हमारे इंडिया गेट के ऊपर और कर्तव्य पथ के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, जी, उसको भी भूल जाएंगे और लोग रिवर फ्रंट के ऊपर घूमने के लिए आएंगे दिल्ली के अंदर। इसका इस प्रकार से हम डेवलप करेंगे यमुना माता को। यमुना के बहाव में आपने आम आदमी पार्टी को तो बहा दिया, लेकिन अब चर्चाएं ये भी आ रही कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, कई खबरें चल रही हैं। नहीं, देखिए मोदी जी की जो नीतियां हैं, जी, मोदी जी ने जो काम किए हैं, जी, और मोदी जी का जो विजन है, जी, केजरीवाल तो उसमें बह गया जी, और कहीं नहीं बया वो, मोदी जी के आगे नहीं टिक पाया। जी, देखिए झूठ होता है, कुछ समय के लिए टिकता है, लंबे समय नहीं चलता, और लंबे समय का झूठ कहाँ चलेगा, टिकेगा नहीं। जी, उसकी पोल तो एक दिन खुलेगी, और वो खुल गई है, दिल्ली के लोगों के सामने खुल गई है। जी। अभी तो दिल्ली है, अभी पंजाब भी है। जहाँ झूठ बोलता शुरुआत हरियाणा से हुई, महाराष्ट्र आप जीते, दिल्ली आप जीते, दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला सर। हाँ नहीं, मैंने कहा है कि तीसरे टर्म के अंदर भी जी, जीरो पे आउट होने का अगर किसी दल ने रिकॉर्ड बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, ये भी उनके इतिहास में दर्ज हुआ है। जी, कांग्रेस की भी गलत नीति है। अब राहुल इस प्रकार के एजेंडे फिट करता है, जी, देश के लोग समझ रहे हैं जी, कि इस प्रकार का एजेंडा जिससे देश के अंदर अव्यवस्था खड़ी हो जाए, जी, लोग एकदम समझते हैं अरे भाई किसानों की हालत खराब हो रही है। आप किसान की बात कर रहे हैं, 55 साल तक देश के ऊपर किसने शासन किया? जी, किसान की हालत किसने खराब की? वो कौन लोग थे? अरे मोदी जी का तो 10 साल का कार्यकाल हुआ है। जी, मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए जो कदम उठाए हैं, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं उसको बोलूंगा तो फिर इनको भी मिर्चें लगेंगी। ये भी बताएं कि हमने 10 वर्ष अपने 55 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं। मैंने केजरीवाल को एक दिन चैलेंज किया, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, जी, मैंने उनको कहा कि हरियाणा किसान को 24 फसलें, जी, और हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता बोलते हैं, कहा 24 कौन सी हैं, गनाइए। कहा जी, मैंने एक दिन पूरी प्रेस के अंदर गणाई। मैं कहा भाई नहीं समझ लग रही हो, मेरे पास पूछ लेगा। मैं कहा जी, मैंने 24 की 24 गणाई। भाई फिर तक किसान की कैसे बात कर रहा है जब आपको यही मालूम नहीं है कि हरियाणा में 24 कौन सी फसलें हैं? उसकी जानकारी तो रहनी चाहिए। हमने हरियाणा के अंदर, ये देश का पहला राज्य है कि 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। और मैंने केजरीवाल को भी और भगवंत मान को भी, मैंने भगवंत मान को कहा, मैंने कहा कि आप किसानों के बीच में जाइए, उनसे जाकर के माफी मांगिए, और माफी मांग करके आप ये शब्द बोलिए कि जैसे हरियाणा 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है, मैं भी पंजाब में खरीदूंगा। क्यों नहीं बोल सकता? उसको कोई दिक्कत है? अगर उसके पास कोई ऐसी नीति योजना नहीं है, हरियाणा से ले ले, मारे तो पड़ोसों में बैठे हो ले लेनी चाहिए ना, यहां से ले लेनी चाहिए। वापिस हरियाणा पे आऊंगा सर। 100 दिन सरकार ने पूरे किए हैं। आपने संकल्प पत्र का जिक्र किया, कई चीजें हैं जो कि क्योंकि 100 दिन बड़ा इनिशियल पीरियड होता है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन प्राथमिकता क्या है आने वाले 5 साल के लिए? और इन 100 दिनों में जो पहली कलम के साथ जो रोजगार दिया गया, अब उसको सस्टेन करने के लिए युवा आपको देख रहे हैं,
युवाओं के रोजगार को लेकर बार बार मुद्दा उठता है, बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दा उठता है। किस तरीके से नायब सिंह आगे बढ़ने वाले हैं? नहीं, देखिए, हमने अभी जो 100 दिन में काम किए हैं जी, कांग्रेस ने एक बड़ा नैरेटिव सेट किया, 2 लाख नौकरियां हैं जी, और 2 लाख नौकरियां नहीं दी, हम आएंगे, हम 2 लाख नौकरी देंगे जी, और ये तो 2 लाख तो इन्हें घोषणा कर दी जी। मैंने पूछा भी हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपको तब ध्यान नहीं आया कि 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं? जी। किसी ने रोक दिया था क्या? किसी ने नहीं रोका। कितनी आपने नौकरी लगाई जी, वो भी बता दीजिए, भी कितने बच्चों को नौकरी दी, कैसे दी वो भी बता दीजिए। जी। जिसको नौकरी मिली है वो तो नहीं बोलता, परंतु उसका माँ बाप बोलता है। वो ऐसे बोलता है क्योंकि उसने जमीन बेच दी, उसने, उसके माँ बाप ने कहीं बैंक से कर्जा ले लिया, उसने बैंक में जमा पैसे थे वो कार्ड का दे दिए, जी, किसी माँ ने अपने गहने बेच का बेटा नौकरी लग जाएगा, जी। और फिर ये बोलते हैं कहा कौन पैसा लेता है। भाई ये कोई और थोड़ी कह रहा था। जी। आज भी तो हरियाणा के युवाओं का माँ बाप एक बात बोलता है कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं। इनकी सरकार के अंदर हरियाणा के लोग ये बोलते थे कि जिसकी टैची के अंदर वजन था उसको नौकरी लगती थी, बाकी बाहर हो जाते थे। युवाओं का विश्वास उठ गया था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो थैले में वजन से मिलेगी। और फिर ऐसी हालात हो गई थी विपिन जी, थैले में तो वजन चाहिए था, फिर सिफारिश भी नजदीक की चाहिए थी। तोड़ते थे कि भाई कौन है मुख्यमंत्री के नजदीक, कौन मंत्री के नजदीक है, कौन विधायक के नजदीक है, तोड़ते थे। ये बात दे पैसे हो ले जाता था बेचारा, और मेहनत कर कौन ले जाता वहां, और भी मेहनत करता था। एक नारा आपने दिया, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। सांसद कार्तिकेय शर्मा यहां पर बैठे हैं, कालका से इन्होंने कहा था नॉन स्टॉप सीएम जोड़ दो इसमें, और लगातार अब पूरा प्रदेश भी यही बात बोल रहा है। शिव साहब, एक वाकया हुआ था, मैं जानना चाहूंगा, जनता जानना चाहती है, क्योंकि अमूमन हर आदमी सीएम के घर पे, सरकारी आवास पे अप्रोचेबल आपके आने के बाद हुआ है, लेकिन कई लोगों तक वो वाकया पहुंचा नहीं। जब आप नए नए सीएम बने थे, रोहतक से कुछ लोग आए और आपसे मिलने आए थे, क्या था वाकया, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। और अभी भी क्या वो दरवाजे रात को उसी तरीके से खुले रहते, और वैसा वाकया द्वारा हुआ आपके पास कि काम कोई नहीं था लेकिन आए? नहीं, मैं अभी 4 रोज की पहले की बात बताता हूं आपको जी। 4 रोज पहले मेरे को स्टाफ ने कहा कि 4-5 लोग आए हैं जी मिलने के लिए। जी। तो मैं मिलने चला गया, मैं कहा चलिए, मैं कहा चाय चुए पिलाई, उनको कहा हाँ चाय पिला दी है जी। तो मैं मिलने गया। जी। तो जब मैं मिलने गया तो मैंने पूछा कहाँ से आए, जी। वो कहने लगे जी मानेसर से आए, गुरुग्राम के आगे से। जी। तो उसने एकदम, जब मैंने पूछा कहाँ से आए तो उन्होंने कहा मानेसर से आए। तो कहने लगा जी कहा हमने तो सुना था भी मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे भी मिलते हैं। मैं कहा क्या टाइम हो रहा कहा जी 12 बज रहे का। तो वो सिलसिला लगातार वैसे ही जारी है, मतलब अभी भी इसी तरीके। देखिए हमारी जिम्मेवारी है, जी। हम ये भी लोगों को बोलते हैं कि देखिए हमारे विधायकगण हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, आप उनसे बात करिए वहाँ पर, और वहाँ पर उस बात का आपकी समाधान करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो मेरे पास आ जाइए। तो पर्चियों का फ्लो, जो शिकायतें हैं या सुझाव हैं या फिर जो दिक्कतें आती हैं, वो नंबर भी काफी बढ़ जाता है जब इस तरीके से दरवाजे सीएम के खुद खुल जाते हैं या खुले रहते हैं। उनको रिड्रेसल कैसे किया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या बनाया गया? मुझे ये गर्व है आपको बताते हुए जी कि इन 100 दिनों के अंदर जी मुझे जो लोग मिलने के लिए आए, मैंने उसमें से 75,000 समस्याओं का समाधान वहां से सीएम हाउस से लोगों का हुआ। 75,000 जी आंकड़ा है मेरे पास पूरा, एक एक का जी। कौन व्यक्ति लेकर के आया उसको राहत मिली है वहां से 75,000 लोगों को। जी। हमने सीएम विंडो पोर्टल भी चला रखा है, जी।
और सीए विंडो के ऊपर भी उसको भी एक्टिव किया हुआ है जी। अगर किसी व्यक्ति को वहां घर पे बैठे हुए सीए विंडो के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लगाएगा उसके ऊपर भी 45,000 समस्याओं का समाधान हमने सीए विंडो के माध्यम से किया है जी। मैंने सभी डीसी सभी एसपी सभी अधिकारियों को जी। ये आदेश दिए हैं कि हर रोज अपने ऑफिस के ऊपर 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे जी। सभी अधिकारी एक मंच के ऊपर डीसी के ऑफिस के वहां आकर के जी। सभी बैठेंगे जी। कोई भी समस्या किसी विभाग की लेकर के आएगा जी। उस समस्या को सुन करके उसका समाधान करेंगे अगर किसी समस्या का समाधान आपके पास लेवल पे नहीं हो रहा जी। आप उसको हमें भेज देंगे वो पॉलिसी मैटर है या उसका अन्य कोई कारण है उसको हम भी देखते हैं वॉच करते हैं और वॉच करके उसका रास्ता निकालते हैं कई बार होता है किसी का कोई लीगल मैटर है नहीं हो सकता उसको बताते हैं कि भाई आपका लीगल मैटर है या ऐसा नहीं होने वाला है उसको भी बताते हैं होने वाला है तो 1 घंटे में 2 घंटे में काम हो जाता है ये भी है लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि जो समाधान शिविर आपने चालू किए हैं ये समाधान शिविर लगते रहने चाहिए और ये बंद नहीं होने चाहिए इससे भी आगे मैंने बढ़ करके ये बात कही है अभी से वो शुरू हो जाएगा कि हमारे डीसी एसपी और हम और भी इसको आगे बढ़ाएंगे सभी एक रात महीने में 1 दिन एक गांव में रुकेंगे जाकर के एक बड़ा ताकि नजदीक से लोगों की समस्याओं को समझें नजदीक से लोगों की समस्याओं को जान करके उसका समाधान निकालें अगर हमारा डीसी रात के समय किसी गांव के अंदर जाता है वो खाली सोने के लिए नहीं जा रहा उस गांव की स्वच्छता उसके साथ जुड़ी हुई है उस गांव का स्कूल जुड़ा हुआ है उस गांव के अंदर हेल्थ की समस्या जुड़ी हुई है उस गांव के अंदर एनिमल हस्बेंड्री की समस्या कोई जुड़ी हुई है उस गांव के अंदर कोई गली की समस्या जुड़ी हुई है जब मेरा डीसी वहां जाएगा मेरा एसपी जाएगा तो दुरुस्त हो जाएंगी और गति से होंगी इसका लाभ मिलेगा तो हमने कहा है कि आप उनकी समस्याओं को नजदीक से देख करके उसका समाधान खोजिए एक और बड़ा संकल्प आपने लिया था महिलाओं क्योंकि मैं दर्शक तमाम देख रहे हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं आधी आबादी महिलाओं की ये सवाल मैं जरूर लूंगा आपसे महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी 2100 रुपए की सर कब तक पाइपलाइन में है समय आपके पास है लेकिन फिर भी एक उम्मीद उनकी जो है हाँ देखिए विपिन जी क्योंकि संकल्प पत्र हमारा 5 वर्ष के लिए होता है जी हमें 5 वर्ष में पूरा करना होता है जी परंतु हम इसके ऊपर भी गति से काम कर रहे हैं जी क्योंकि बजट के अंदर हम इसका क्योंकि बड़ा बजट है जी बजट का प्रावधान इसके ऊपर वर्किंग चल रही है काम चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो बड़े काम किए हैं 100 दिन के अंदर कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया कि नौकरी 2 लाख है हम देंगे ये नहीं देंगे और मेरे पास युवा आए वो कहने लगे कि भाई रिजल्ट निकाल दो नहीं तो कांग्रेस अगर आ गई तो हमारे तो दिक्कत हो जाएगी नौकरी नहीं मिलेगी काफी युवा मेरे पास इकट्ठा होकर के आया तो मैंने उनको कहा मैं कहा यार ये कांग्रेस के लोग मैं कहा कोर्ट चले गए चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए और वहां जा करके इन्होंने कहा कि वहां रिजल्ट निकाल रही है हरियाणा सरकार उसके ऊपर रोक लगाई जाए चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है तो आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे मैंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे तो युवा कहने लगे भी आप निकालो मैं कहा देखिए हम कानून को बाईपास नहीं कर सकते मैंने स्पष्ट कहा परंतु एक संकल्प आप लोगों के बीच में लेता हूं मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा परंतु पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग दूंगा और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैंने अपनी जब ज्वाइन किया मैंने सैनबाद में किए मेरे हरियाणा प्रदेश के 25,000 युवाओं ने पहले ज्वाइन किया ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और ये कोई छोटा विषय नहीं है 25,000 इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा विषय है कि 25,000 युवाओं को एक समय में नौकरी दे देना एक मैं व्हाट्सएप के ऊपर देख रहा था कि इस प्रकार की एक कहावत चल रही थी कहा ये बात सुनते थे हम
कि भाई ये सरकार इसकी आएगी, कहा है तो गई सरकार, कौन सा बोरी घेर का गया हमारे घर का। ये व्हाट्सएप पे चली है, लोगों की भावनाएं थी ये। परंतु हमने कहा पहली बार देखा है कि ये सरकार बीजेपी की बनी है और 25,000 घरों के अंदर बोरी सी गाल का चला गया। कहा ये पहली बार है। कितना बड़ा लोगों का किस प्रकार की उनकी भावनाएं। परंतु कांग्रेस की तरफ क्या होता था, मंचों के ऊपर से हुआ कि मेरे हिस्से में तो 2,000 आ रही है, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा, ये कह करके वोट मांगते थे। और ये बात कह करके वोट मांगते थे मेरे जितने हिस्से में आएंगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। एक ने तो कमाल ही कर दिया इनके प्रत्याशी ने कांग्रेस के, और कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। भाई क्या तय 2014 से पहले की स्थिति लड़ना चाह रहा है। इसी कारण से युवा डरा हुआ था, युवाओं के मां बाप डरे हुए थे। परंतु लोगों ने, हरियाणा के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद का ही परिणाम है कि 25,000 युवाओं को, एक गरीब परिवार के बच्चे को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी लग गई है। इसके लिए हमें बड़ा हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, अब दिल्ली में भी और केंद्र की भी डबल इंजन की सरकार। अमूमन कई ऐसे मुद्दे थे जिनका रिड्रेसल ही नहीं हो पाया। पॉल्यूशन है, यमुना का मुद्दा है सर। अब जिस तरीके से दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है, क्या समझते हैं क्या तेजी आएगी उन चीजों को जो कई ऐसी समस्याएं या मुद्दे हैं जिनको विपिन जी, मैं क्योंकि एनसीआर का रीजन हरियाणा का मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। परंतु मैं 100 डेज के ऊपर बात कर रहा था। हमने पहले दिन मैंने बैठते ही हमने चुनाव के अंदर कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं या अन्य कोई ब्लड कैंसर का कोई पेशेंट है, ऐसे लोगों को महीने में 2 बार 3 बार 4 बार भी उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। मेरे को मिलते थे लोग। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम डायलिसिस फ्री करेंगे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया अपने उसके ऊपर सैनबाद में किए, उस फाइल मंगवा करके मैंने कि हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, हर जगह पर, या हमारा पीजीआई रोहतक, हर जगह के ऊपर कोई भी व्यक्ति हरियाणा का जाएगा, इस बीमारी का पेशेंट जो डायलिसिस कराने के लिए जाएगा, उसका फ्री में होगा। और 8 तारीख के बाद और फ्री में हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। एक बड़ी राहत दी है। लंबे समय से मेरे किसानों को, जो पट्टेदार किसान था, पाकिस्तान से आया था, कोई 60 साल हो गए, 80 साल 100 साल हो गए उनको, वो जमीन तो कास्ट तो कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था। हमने अभी विधानसभा में अपनी कैबिनेट में बिल लेकर के आए, कैबिनेट के बाद हम विधानसभा में लेकर के आए, और विधानसभा के अंदर हमने ये एक्ट बना दिया कि जो पट्टेदार किसान और जिनको 20 साल से ज्यादा उसके ऊपर कास्ट करते हो गए और लिटिगेशन में फंसे हुए थे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाते थे अपना, ये भी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनके नाम जमीन नहीं थी। जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसको पंजीकरण कराना होता था, वो पंजीकरण नहीं होता था। कराते थे हम, बोल के इधर उधर बोल करके करवाते थे उनका, परंतु उनको दिक्कत आती थी। अब उनकी वो समस्या का समाधान हो गया। हमने कहा कि जो 2004 का कलेक्टरेट था, आज का नहीं, 2004 का, जो 2004 का कलेक्टरेट था, उस कलेक्टरेट के ऊपर पट्टेदार किसानों के नाम वो जमीन कर दी जाएगी, उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया, बड़ी राहत दी, जो हमने संकल्प पत्र के अंदर लिखा था। हमने संकल्प पत्र में ये भी लिखा था, क्योंकि मैं ये इसलिए बातें बता रहा हूं क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों को ध्यान में नहीं है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है और किस गति से कर रही है। एक बड़ी समस्या मेरे हरियाणा के अंदर थी कि जो हमारे कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर बसे हुए थे, उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई थी। वो कभी भी कोई गांव के अंदर से एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दे, कोर्ट आदेश कर देता था कि इसको गिरा दो क्योंकि अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। आदेश पारित कर देता था, रोकने के भी प्रयास करते थे, परंतु कई बार नहीं रुकता था, गिर जाता था गरीब व्यक्ति का मकान। परंतु हमने उसको कैबिनेट के बाद हम उसको विधानसभा में लेकर के आए,
वहां पर भी हमने निर्णय किया कि जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन्होंने अपना मकान बना लिया है जी। और 20 साल हो गए हैं, 500 गज का प्लाट जितनी उसका आता है, 500 गज का प्लाट उसको कलेक्टरेट पे ही उससे पैसा लेकर के उसके नाम कर दिया जाएगा। इस समस्या का भी समाधान हमारी सरकार ने किया है जी। कितना बड़ा काम किया है। हमने ये भी कहा था, मुझे जो लोग ये बात बोलते हैं, हमने कहा था कि हमारे जो माताएं बहनें हैं जी। जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, माताएं बहनें, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम माताओं को बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। जी। जो लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चला, भाई मैं तो फिगर दे रहा हूं, 13,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। मैं कोई वैसे बोल रहा हूं क्या? जी। फिगर देख सकते हैं, परंतु मैं उनको लोगों को कहना चाहता हूं, 2.5 साल आपकी सरकार को है हिमाचल में, आपने भी कहा था कि मैं 500 रुपए का दूंगा, आपने भी कर्नाटक के अंदर कहा था, वहां भी 2.5 साल हो गए हैं कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, तेलंगाना के अंदर कहा था जी। परंतु ये भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर यहां दे दिया तो कहीं नहीं। जी। बात करते हैं जी। 100 दिन का खाका आप रख रहे हैं, लेकिन आगे के 5 साल को लेकर देखिए, अमूमन बतौर मुख्यमंत्री प्राथमिकताएं रहती हैं जहन में, कोई ऐसी पायलट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा में पूरा हो जाए। तो ये 5 साल का जो खाका है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पर नायब सिंह सैनी किस परियोजना को रखते हैं या किन चीजों पर रखते हैं? देखिए, हमारी विजन है, बड़ा विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मोदी जी का आशीर्वाद खूब हरियाणा को मिलता है जी। और आदरणीय मोदी जी हरियाणा को बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं जी। और हम जो भी बात लेकर के जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है उसको पूरा करते हैं। जी। अभी आने वाले समय के अंदर हमने पूरा अपना डॉक्यूमेंट विजन तैयार किया है। जी। हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर मैंने कहा कि हमारे 240 वायदे हैं। जी। ये सरकार उसी के बल के ऊपर आई है जो हमने 240 वायदे किए कि हम ये करेंगे। वो हमारी सरकार का चेहरा है, हमारा वो संकल्प पत्र। जी। हमारी ये प्राथमिकता है कि हम उसको पूरा करेंगे, परंतु उसके बावजूद भी हमने जो संकल्प पत्र में कहा उसको तो पूरा करेंगे। जी। ये मोदी जी है कि जो बोलता है उसको तो पूरा करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी पूरा करता है, देश हित के अंदर करता है। जी। हमने एक अलग अपना एक विजन खड़ा किया है, आप उसको जब हमारा बजट आएगा, आप बजट के अंदर देखना। जी। स्टेक होल्डर से आप लगातार बात कर रहे थे बजट को लेकर, सर किस तरीके के सुझाव मिले हैं आपको? आपने पोर्टल भी बनवाया, एक पोर्टल पर भी सीधे सीधे जनता, पहले तो स्टेक होल्डर्स रहा करते थे कि आप गए एक ग्रुप से मिले, लेकिन इस बार एक पोर्टल बनाया गया जिससे सीधे जनता आपको सुझाव भेज रही है कि बजट में साहब ये होना चाहिए। तो बतौर वित्त मंत्री पिछले लगभग 3-4 वर्षों से, 5 वर्षों से हमारी सरकार लोगों के सुझाव लेती है जी। और जब मैं वहाँ उनके बीच में गया हूँ, मैं अलग अलग वर्ग के बीच में गया हूँ जी। हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, हमारे एफपीओज हैं जी। हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं जी। हमारे हॉर्टिकल्चर के किसान हैं जी। या हमारे अन्य जो खेती के अंदर अच्छा काम करते हैं, ऐसे सब लोगों को हमने बुलाया जी। उनसे सुझाव लिए जी। बहुत अच्छे सुझाव उनके दिए हैं। हमने उनको कहा कि हम चाहते हैं कि ये बजट सरकार का नहीं, ये हरियाणा के लोगों का बजट होना चाहिए। जी। उस दृष्टि को हमने ध्यान में रखा है। जी। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, उनसे सुझाव लिए। जी। हमने सीएस को बुलाया, चार्टर्ड अकाउंट को बुलाया, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी को बुलाया, जी। हमने नमो ड्रोन दीदी को बुलाया, जी। हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं उनको बुलाया, जी। आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं उनको बुलाया, जी। हमने जो हमारी जिनकी इनकम, जो हमारी बहनें
जो हमने लखपति दीदी को बुलाया जी और लखपति दीदी से हमने सुझाव लिए, हमने इन सब बहनों से सुझाव लिए क्या हम कर सकते हैं इस बजट के अंदर, जी और उनके बड़े अच्छे सुझाव आए। और हमने जो प्रतिनिधि महिला है हमारी उनको भी बुलाया, जी उनसे भी सुझाव लिए, जी। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक विकास के साथ जुड़ी है। ये मान के चले कि हरियाणा की महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान आने वाली है, क्योंकि अगर महिलाएं सुझाव दे रही हैं तो लाजमी सी बात है, क्योंकि हमने कहा है कि वो सुझाव इसके अंदर बीच में आएंगे, जी इसमें बीच में आएंगे। जी और हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हमारे जी जो लोग थे उनको बुलाया, जी और हमने यूथ को बुलाया, यूथ के साथ इंटरेक्शन किया, जी हमने स्टार्टअप के साथ इंटरेक्शन किया, उनसे सुझाव लिए, स्टार्टअप के साथ लिए, जी उनके बड़े अच्छे सुझाव हमारे पास आए। अभी और भी हमने कई लोगों से, कई वर्गों से बातचीत करनी है, जी उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि अभी दिल्ली के चुनाव आ गए थे, हमारे हरियाणा के चुनाव वो आ गए हैं, और हम उनका भी बीच में समय निकलेगा तो उन वर्गों से भी हम बात करेंगे। मेरा अगला हमारे सवाल कुछ यही था सामाजिक सर। संगठन है उनसे भी बात करेंगे हम। मेरा अगला सर का सवाल यही था, प्रदेश में तो सरकार पूर्ण बहुमत की आपने बना ली, अब शहर की सरकार बनाने की तैयारी, संगठन और सरकार किस तरीके से तैयारी कर रहा है शहर की सरकार बनाने नहीं, की? देखिए हमारी पूर्ण तैयारी है जी और हम चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, हम गंभीरता से, हमारा संगठन मिलकर के उसको लड़ता है, जी और हमें पूर्ण विश्वास है जी कि हम हरियाणा को इस जो 3 टायर सिस्टम सरकार है, जी इस 3 टायर सिस्टम को गति से जी हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी ये आदेश पारित किए हैं, मैंने कहा है कि हरियाणा की कोई भी सड़क जी वो टूटी हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए, जी और उसके लिए हमने एक उसकी किस्त भी जारी की है। जी मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इन 100 दिनों के अंदर जी मैंने हरियाणा प्रदेश की 810 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए जी 347 करोड़ रुपए मुरम्मत के लिए वो जारी करने का आदेश दिया है, जी ताकि सड़कों की मुरम्मत हो, कोई भी सड़क टूटी हुई ना हो। जी हमारा ये कि आने वाले इस समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई सड़क टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जी चाहे वो विपक्षी के किसी क्षेत्र की, हम भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। जी इनके समय तो भेदभाव होता था, कहा जी यहाँ तो वोट नहीं दी, लोगों की सड़कें टूटी, रास्ते खराब कर देते थे, खड्डे पा देते थे उनमें ये लोग, जी ये चलना मुश्किल हो जाता था उनके लिए, जी परंतु इनको दया नहीं आती थी। जी कहा जी इन्होंने वोट नहीं दिया, भाई वोट नहीं दिया है वो जाकर हम कह दें भी वोट नहीं दिया, क्यों कहें हम? जी हमारा हरियाणा जो आदरणीय मोदी जी का एक विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उस नीति के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। आखिरी सवाल सर आपसे लूंगा मैं। अमूमन पीछे देखने को मिला कि विपक्षी विधायक भी आपकी मुस्कुराहट के मुरीद हो गए, खुले मंचों पर खूब तारीफ करी, लेकिन जब आप विधानसभा पहुंचते हैं या सरकार चला रहे होते हैं, सत्ता पक्ष में जब आप बैठते हैं, तो सामने जो विपक्ष होता है उसका चेहरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कमी खलती है नेता प्रतिपक्ष की सर, आगे फिर बजट सेशन आ रहा है, क्या सलाह देंगे कांग्रेस को, जिस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बनी हुई? नहीं देखिए, क्योंकि उनका वो मैटर तो अपना इंटरनल मैटर है, जी किसको वो विपक्ष का